हेलो विद्यार्थियों, रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में मैं दिनेश कुमार मीणा आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो है विद्यार्थियों, हम हिंदी के अंदर क्रिया जो है हमने कंप्लीट कर लिया था इससे पहले की क्लास में। और आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अव्यय। अव्यय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग लगभग हर एग्जाम में आपको मिलेगा और अव्यय की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अव्यय जो है वो चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चार प्रकार के अव्यय होते हैं और अव्यय एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अव्यय में से लगभग लगभग एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इससे पहले के जो एग्जाम हुए उनमें भी अव्यय से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आओ हम करते हैं चर्चा अव्यय के ऊपर। ठीक है, अव्यय। अव्यय जो है विद्यार्थियों, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द ही अव्यय है और अव्यय ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अव्यय होते हैं। और अव्यय को ही क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और अविकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन रहित। यानी वे शब्द जो लिंग वचन व काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उन्हें कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय एक होता है संबंध बोधक अव्यय। एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ये चार प्रकार के जो है हमारे अविकारी शब्द या अव्यय होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चार प्रकार के अव्यय होते हैं विद्यार्थियों: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। कौन से पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं वो देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, अगर क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा की बात की जाए मित्रों, तो परिभाषा क्या हो जाएगी क्रिया विशेषण की? कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। छोटे बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। तो धीरे धीरे शब्द जो है ये किसकी विशेषता में आया है? क्रिया की विशेषता में। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हो जाएगा मित्रों? क्रिया विशेषण अव्यय। धीरे धीरे शब्द जो है वो किसकी विशेषता में आया है? क्रिया की विशेषता में आया है। और हमने परिभाषा क्या लिखी है? कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण।
अब ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये अगर हम यहाँ छोटे बच्चे की जगह छोटा बच्चा भी कर दे तो भी धीरे 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 रहेगा। चलते की जगह चलती है कर दे तब भी ये रहेगा। चलता था या थी, चुका है चुकी है करेंगे तब भी धीरे धीरे। यानी न तो लिंग के अनुसार ये परिवर्तित होते हैं, न वचन के अनुसार ये परिवर्तित होते हैं, न काल के अनुसार ये परिवर्तित होते हैं। यानी कि अव्यय जो होते हैं वो लिंग वचन व काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। अब बात आती है कि क्रिया विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। एक होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। एक होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। एक होते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है। और इसमें देखो रीतिवाचक में जो है वो किस प्रश्न का आंसर मिलता है, कैसे। कालवाचक में किस प्रश्न का आंसर मिलता है, कब। कालवाचक में किसका मिलता है, कब। और स्थानवाचक में किसका मिलता है, कहां। और परिमाणवाचक में किसका मिलता है, कितना। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। रीतिवाचक किस प्रश्न का आंसर मिलता है, कैसे। कालवाचक कब, स्थानवाचक कहां और परिमाणवाचक कितना। ठीक है विद्यार्थियों। अब हम फर्स्ट लेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फर्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा की बात करें तो इनसे क्रिया के ढंग अथवा तरीके का पता चलता है। इनसे क्रिया के ढंग अथवा तरीके का पता चलता है। इनसे क्रिया के ढंग अथवा तरीके का पता चलता है। ठीक है। कैसे? जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम। राधा नाचती है। राधा नाचती है। और मैंने आपको बताया विद्यार्थियों कि इसमें क्रिया के ढंग अथवा तरीके का पता चलता है। और रीतिवाचक में हमें किस प्रश्न से आंसर मिलता है, तो हमें इस प्रश्न से आंसर मिलता है कैसे। अब इस कैसे को यहां रखो कि राधा कैसे नाचती है। राधा कैसे नाचती है, तो कैसे अगर मैं लिख दूं कि राधा अच्छा नाचती है, बुरा नाचती है, कम नहीं कम तो नहीं आएगा, अच्छा बुरा, अचानक नाचती है, धीरे धीरे नाचती है,
तो ये सब जो है ये हमें क्या बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और क्रिया की विशेषता के अंदर भी क्या बता रहे हैं, क्रिया के ढंग अथवा तरीके को बता रहे हैं। तो क्रिया के ढंग अथवा तरीके का पता जो है वो किससे चलता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से चलता है। तो अच्छा भी रीतिवाचक, बुरा भी रीतिवाचक, अचानक और दीर्घ, कुल मिला के जो भी क्रिया के ढंग अथवा तरीके का पता बताए वो शब्द जो है वो कौन से क्रिया विशेषण हो जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे मित्रों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा और उदाहरण हमने समझा। इसके बाद जो दूसरा भेद है क्रिया विशेषण का वो है विद्यार्थियों कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा आ जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें मित्रों तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि इनसे क्रिया की समय संबंधी, इनसे क्रिया की समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की समय संबंधी विशेषता प्रकट होती है। जो भी शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है वो क्रिया विशेषण तो है, लेकिन क्रिया विशेषण के अंदर कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे राधा नाचती है, हम उसी उदाहरण से समझेंगे। हम एक उदाहरण से हम चारों को समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। अब देखो राधा नाचती है, यहां किस प्रश्न का आंसर मिलता है, कब। राधा कब नाचती है, राधा कब। अब इस कब का आंसर जिस भी शब्द से मिलेगा वो सब कौन से हो जाएंगे, हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे राधा आज नाचती है, कल नाचती है, परसों नाचती है, कभी कभी नाचती है। कभी कभी नाचती। तो ये शब्द जो है ये क्रिया की कौन सी विशेषता बता रहे हैं, ये बता रहे विद्यार्थियों में क्रिया की समय संबंधी विशेषता। कौन सी विशेषता बता रहे क्रिया की, कि क्रिया किस समय में हो रही है ना। जैसे राधा आज नाचती है तो क्रिया आज हो रही है, कल नाचती है, परसों नाचती है, कभी कभी नाचती है। तो ये जो है ये क्रिया की हमें समय संबंधी विशेषता को बता रहे हैं। और जो भी शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन से हो जाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद आगे चलते हैं मित्रों, और आगे जो तीसरा प्रकार है वो है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की अगर परिभाषा की बात की जाए मित्रों तो क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या हो जाएगी, इनसे क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है। स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की जो है विद्यार्थियों समय संबंधी नहीं, कौन सी, स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है। हम वापस इसको भी उसी उदाहरण से समझेंगे। जैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है, और इसमें किस प्रश्न का आंसर मिलता है, कहां। राधा कहां नाचती है ना। तो जैसे मैं लिख दूं राधा
ऊपर नाचती है, नीचे नाचती है, अंदर नाचती है, बाहर नाचती है, दाएं नाचती है, बाएं नाचती है। राधा ऊपर नीचे अंदर बाहर दाएं बाएं, ऊपर नीचे अंदर बाहर बाहर दाएं। ठीक है, तो ये समस्त शब्द जो है ये क्रिया की कौन सी विशेषता बता रहे हैं? ये शब्द बता रहे हैं हमें क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को। किसको बताते हैं विद्यार्थियों? स्थान संबंधी विशेषता को बता रहे हैं। और जो भी शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करेंगे वो कहलाएंगे हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन से कहलाएंगे विद्यार्थियों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन से विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहां देखने योग्य बात यह है विद्यार्थियों कि देखो राधा नाचती है, तो नाचने की स्थान के बारे में कौन से शब्द बता रहे हैं? ये बता रहे हैं। तो जो भी स्थान संबंधी विशेषता को प्रकट करेंगे वो कहलाएंगे हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मित्रों, और लास्ट जो क्रिया विशेषण का प्रकार है वो है दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा हो जाएगा मित्रों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की अगर परिभाषा की बात की जाए मित्रों तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इनसे क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की जो है मित्रों वो मात्रा संबंधी विशेषता प्रकट होती है। उदाहरण देखते हैं अपन, वही राधा नाचती है, और इसमें किस प्रश्न का आंसर मिलता है? कितना। राधा कितना नाचती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं लिख दूं कि राधा कम नाचती है, राधा ज्यादा नाचती है, राधा न्यून नाचती है, राधा लगातार नाचती है, इतना नाचती है, उतना नाचती है, तो ये समस्त शब्द जो है ये क्रिया की कौन सी विशेषता बता रहे हैं? ये बता रहे हैं क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता। कौन सी विशेषता बता रहे हैं मित्रों? मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द जो है ये क्रिया की कौन सी विशेषता बता रहे हैं? मात्रा संबंधी विशेषता। और क्रिया की जो शब्द मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? उन्हें कहते हैं हम, जो भी शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन से हो जाएंगे हमारे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएंगे मित्रों। कौन से हो जाएंगे? परिमाणवाचक। इसी के साथ जो क्रिया विशेषण के 4 भेद थे वो हमने चारों ही कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद 2 क्रिया विशेषण अव्यय के अन्य भेद भी होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के अन्य भेद। क्रिया विशेषण अव्यय के अन्य भेद। और 2 क्रिया विशेषण अव्यय के अन्य भेद होते हैं। एक तो होता है निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। 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 ठीक है, और इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए मित्रों तो इसकी परिभाषा हो जाएगी इनसे क्रिया की
निषेध संबंधी विशेषता प्रकट होती है। निषेध संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की निषेध संबंधी विशेषता प्रकट होती है मित्रों। कौन सी विशेषता? निषेध संबंधी विशेषता प्रकट होती है। निषेध का मतलब होता है नहीं, ठीक है। जैसे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अब बोलना एक क्रिया है, लेकिन इसका क्या किया जा रहा है? निषेध किया जा रहा है। तो जहां भी निषेध किया जाएगा वहां कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा हो जाएगा मित्रों? निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे राधा नहीं नाचेगी, राधा नहीं नाचेगी। तो नहीं जो है ये भी क्या हो जाएगा? निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हो जाएगा मित्रों? निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। निषेध बोधक क्रिया विशेषण। तो आपको समझ में आएगा निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? इनसे क्रिया की जो है वो निषेध संबंधी विशेषता प्रकट होती है। निषेध का मतलब नकारना है ना। जैसे झूठ मत बोलो, तो मत क्या हो जाएगा? निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। राधा नहीं नाचेगी, तो नहीं क्या हो जाएगा मित्रों? निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। और अगर निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो इसके जो आंसर है वो जो है मित्रों हम रीतिवाचक में लगा सकते हैं। किस में लगा सकते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जो है निषेध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय के जो आंसर है वो हम अगर निषेध बोधक ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हम रीतिवाचक में इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और उपभेद होता है मित्रों, वो है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा हो जाएगा मित्रों? स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे निषेध बोधक था वैसे जो है मित्रों निषेध बोधक था वैसे ही स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण अव्यय भी होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए मित्रों तो क्या हो जाएगा? इनसे क्रिया की स्वीकार संबंधी विशेषता प्रकट होती है। स्वीकार संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की स्वीकार संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की स्वीकार संबंधी विशेषता जो है मित्रों प्रकट होती है। कौन सी विशेषता? स्वीकार संबंधी विशेषता प्रकट होती है। इनसे क्रिया की स्वीकार संबंधी विशेषता प्रकट होती है। जैसे हाँ चलूंगा, हाँ चलूंगा, अच्छा चलते हैं। देखो अगर कोई आपसे कहे कि वहां चलना है, स्कूल चलना है, आप क्या कहते हो? हाँ चलूंगा। तो हाँ जो है ये स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। और 5 दोस्त बैठे अगर 2 उठ के ये बोलते हैं कि अच्छा चलते हैं, तो अच्छा जो है ये भी स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तो ये जो था हमारा क्रिया विशेषण अव्यय वाला जो टॉपिक था वो पूर्णतया जो है हमने समझ लिया है दोस्तों। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। इसके अलावा हमने इनको अलग अलग भी पढ़ा है। रीतिवाचक से क्रिया के ढंग अथवा तरीके का पता चलता है। कालवाचक में क्रिया की समय संबंधी विशेषता का प्रकट पता चलता है। स्थानवाचक में क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का पता चलता है। और परिमाणवाचक में क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता का प्रकट चलता है। इसके बाद 2 अन्य भेद भी थे। एक तो निषेध बोधक जिसमें क्रिया को निषेध का बोध चलता है, पता चलता है। जैसे इधर मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, झूठ मत बोलो, नहीं नाचो, ये सब निषेध बोधक क्रिया विशेषण के अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आता है मित्रों स्वीकार बोधक। और स्वीकार बोधक में क्रिया को करना स्वीकार किया जाता है, तो वहां फिर स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी क्रम में। दूसरा जो हमारा अव्यय का प्रकार है वो है मित्रों संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। और अगर संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा की बात की जाए मित्रों तो संबंध बोधक अव्यय की जो परिभाषा होगी वो क्या हो जाएगी? संबंध बोधक जहां एक अव्यय का संबंध दूसरे अव्यय के साथ प्रकट हो, या फिर वे अव्यय जो एक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। वे अव्यय जो एक संज्ञा व सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? देखो तो संबंध बोधक अव्यय बराबर संबंध के जो कारक चिन्ह होते का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, प्लस इनके बाद जैसे कुछ भी अव्यय आ जाए, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, दाएं और बाएं। अब इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक अगर साथ में आते हैं तो फिर वो संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे उदाहरण के लिए के पास आ जाए, के पार आ जाए, के अनुसार आ जाए, के उपरांत आ जाए, के अंदर आ जाए, के दाएं आ जाए, तो फिर ये जो है हमारे संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं मित्रों? वे अव्यय जो एक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं मित्रों? उन्हें कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या कहते हैं दोस्तों से? संबंध बोधक अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय बराबर क्या होता है कि संबंध के जो परसर्ग होते हैं, परसर्ग यानी कारक चिन्ह, संबंध कारक के जो परसर्ग होते हैं उनमें प्लस कोई सा भी एक अव्यय उनके साथ आ जाए। इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक एक साथ अगर आता है तो फिर वो संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। जैसे मैं उसके दाएं बैठा हूं, मैं उसके दाएं बैठा हूं। अब देखो ये के दाएं शब्द जो है, ये के दाएं शब्द जो है, ये के दाएं शब्द क्या हो जाएगा मित्रों? संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा शब्द? के दाएं शब्द जो है ये संबंध बोधक अव्यय होता है। क्यों? क्योंकि ये इस सर्वनाम और इस सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन इसमें और उदाहरण देख लेते हैं। सुरेश घर के बाहर खड़ा है। सुरेश जो है मित्रों वो घर के बाहर खड़ा है। कहां खड़ा है? घर के बाहर खड़ा है। सुरेश घर के बाहर खड़ा है। अब अगर इसमें संबंध बोधक अव्यय देखा जाए तो क्या हो जाएगा? के बाहर। सीता कमरे के अंदर पढ़ रही है।
तो के अंदर जो है ये भी क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा मित्रों, संबंध बोधक अव्यय। के अंदर, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, के पास, के पार, के उपरांत, के अनुसार, के दाएं, के बाएं, ये सब क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएंगे हमारे संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय। एक उदाहरण और देख लेते हैं। शाम कुएं के अंदर कूद गया। शाम कुएं के अंदर कूद गया। तो के अंदर शब्द जो है, ये के अंदर शब्द भी जो है क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। तो आई होप विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा, के बाहर, के अंदर ये क्या हो गए, ये संबंध बोधक अव्यय हैं, जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से, या फिर एक सर्वनाम का संज्ञा से या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, वो जो है हमारे वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा सर्वन अव्यय का जो प्रकार था, संबंध बोधक अव्यय। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मित्रों, और एक तीसरा जो प्रकार आता है अव्यय का, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की अगर परिभाषा की बात की जाए मित्रों, तो परिभाषा क्या हो जाएगी समुच्चय बोधक अव्यय की, कि वे अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वे अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मित्रों, उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जो है ये दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समुच्चय बोधक अव्यय जो है ये दो प्रकार के होते हैं मित्रों। कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपन, है ना। समुच्चय बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के, एक तो होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और एक होते हैं मित्रों व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, अगर इनसे कोई दो वाक्य जुड़ रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। देखो इनके साथ वाक्य भी याद हो जाएंगे आपको, ना। और अगर व्याधिकरण से कोई दो वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ रहे हैं तो हो जाएंगे हमारे मिश्र वाक्य। कौन से हो जाएंगे मित्रों, मिश्र वाक्य। अगर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से कोई दो वाक्य जुड़ रहे हैं तो वो 100% संयुक्त वाक्य होगा। और अगर व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से कोई दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ रहे हैं तो फिर वो मिश्र वाक्य होगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संयोजक। क्या होते हैं, संयोजक। और संयोजक कौन कौन से होते हैं, और, एवं, तथा और वह। और एवं तथा वह, और एवं तथा वह, ये तो होते हैं मित्रों संयोजक। एक होते हैं विभाजक। विभाजक, और विभाजक कौन होते हैं, या, अथवा और कीवा। एक होते हैं विरोध मूलक। विरोध मूलक, और विरोध मूलक कौन कौन से होते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर।
लेकिन, किंतु, परंतु, मगर और पर। एक होते हैं परिणाम सूचक, और परिणाम सूचक कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अतः और एक होते हैं इसलिए। अतः और इसलिए। इसी तरह व्याधिकरण जो है, व्याधिकरण भी चार प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कारणबोधक, कारणबोधक, और कारणबोधक कौन से होते हैं? क्यों, कि। एक होते हैं उद्देश्य बोधक, कि, ताकि। एक होते हैं संकेत बोधक, संकेत बोधक, और संकेत बोधक होते हैं यदि, तो। और एक होते हैं स्वरूप बोधक, और ये होते हैं अर्थात। तो ये होते हैं मित्रों हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जो है मित्रों वो दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मित्रों? समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय मित्रों और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अगर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से कोई दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हैं, दो वाक्य भी जुड़े हैं, तो फिर वो हो जाएंगे हमारे संयुक्त वाक्य। और अगर व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से कोई दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ रहे हैं मित्रों, तो फिर वो हो जाएगा हमारा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध मूलक और परिणाम सूचक। संयोजक जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और कौन कौन से होते हैं? और, एवं, तथा, वह। विभाजक जो है वो दो वाक्यों में विभाजकता को लाते हैं, या, अथवा और किंवा। ये हमारे जो है ये ब्रिज और अवधि भाषा में चलता है। इसका अर्थ ये होता है या, अथवा, किंवा। एक होते विद्यार्थियों विरोध मूलक जो विरोध उत्पन्न करते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर। और एक होते हमारे परिणाम सूचक जो परिणाम यानी कि रिजल्ट को प्रदर्शित करते हैं, अतः और इसलिए। अगर अच्छा रिजल्ट है तो इसलिए आएगा, और बुरा है तो अतः। बरसात बहुत हुई अतः बाढ़ आ गई। पढ़ाई अच्छी हुई इसलिए सफल हो गए, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई अतः असफल हो गए। तो ये नेगेटिव रिजल्ट को प्रदर्शित करता है और ये पॉजिटिव रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। इसी तरह विद्यार्थियों व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो भी चार प्रकार के होते हैं: कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक और स्वरूप बोधक। कारण बोधक कौन कौन से होते हैं? क्यों और की। क्यों और की। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, तो फिर कौन सा हो जाएगा? कारण बोधक। कारण बताने में जो है वो की अव्यय का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य बोधक उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं, जैसे विद्यार्थी मेहनत करते हैं ताकि सफल हो जाए, विद्यार्थी मेहनत करते हैं ताकि सफल हो जाए। संकेत बोधक अव्यय है जो संकेत करते हैं किसी की तरफ, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि ये करोगे तो ये होगा, यदि ये यूं पढ़ोगे तो ऐसे सफल हो गए ना। तो यदि तो जो है ये संकेत बोधक है। स्वरूप बोधक में समग्रता का भाव होता है, अर्थात, है ना, किसी कही हुई बात को और अच्छे से अगर हमें स्पष्ट करनी है तो वहां जो हम अव्यय का प्रयोग करेंगे वो कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? अर्थात। कौन सा हो जाएगा? अर्थात। तो ये था हमारा कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। आई होप आपको समझ में आया होगा। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जो है दोस्तों दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। दो शब्दों, वाक्यों
अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। कौन? समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद जो है मित्रों, लास्ट जो अव्यय का प्रकार बचा है हमारे पास, वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। और विस्मयादि बोधक अव्यय की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वे अव्यय जिनसे हर्ष, शोक, वेदना, कौन कौन से? वे अव्यय जिनसे हर्ष, शोक, वेदना, घृणा, आश्चर्य, वे अव्यय जिनसे हर्ष, शोक, वेदना, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें जो है हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो, हर्ष में जो है हमारे मुंह से जो कौन सा अव्यय निकलता है वो है वाह, मजा आ गया, ये हो गया हमारा हर्ष। शोक में हाय, वेदना में आह, घृणा में छी, और आश्चर्य में अरे कमाल कर दिया। तो ये जो अव्यय हैं, हर्ष, शोक, वेदना, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन से कहलाते हैं मित्रों? विस्मयादि बोधक अव्यय। इसी के साथ हमारा जो है ये अव्यय वाला टॉपिक आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।